हाँ जी बच्चों, देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे अभी जो ये रिवीजन देखेंगे, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि CSEET, सही सुना आपने, बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते करते वो फेडअप हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि पास होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने पूरी की पूरी क्लास बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया और पूरी क्लास कंप्लीट कर ली, तो एक बात तय है कि आपको जितना बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है वो वन शॉट आपका हो जाएगा। देखिए बच्चों, आपको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको CS वन शॉट क्वालिफाई करना है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, ET की लेवल पर हो या एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल हो, आपको इस कोर्स की एक बैकबोन पता होनी चाहिए कि इस कोर्स की बैकबोन क्या है। और बच्चों, इस कोर्स की जो बैकबोन है वो है क्रक्स। ध्यान दीजिए, फिर दोबारा से मैंने क्या बोला, अगर आप चाहते हो कि वन शॉट CS को क्वालिफाई करें, तो क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक पॉइंट बहुत जरूरी होना चाहिए, और वो एक काम आपको जरूर आना चाहिए, और वो है क्रक्स। मैम प्लीज एक बार बता दीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय द क्रक्स? क्रक्स का मतलब होता है जो एंटायर सिलेबस, क्योंकि CS के अंदर सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, उस सिलेबस को एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करना। आपने एग्जाम से पहले कितना भी पढ़ा है, आपने कितने भी डीप में पढ़ा है, आपने कितना भी अच्छा पढ़ा है, लेकिन अगर आपने एग्जाम में रिवाइज नहीं किया ना, तो वो सब बेकार हो जाता है, चाहे आपने कितनी भी डिटेल स्टडी करी हो। तो इसीलिए हमें आना चाहिए कि जब हमारा एग्जाम होने वाला है, उस समय हमारे पास होने चाहिए क्रक्स, और जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आप ये क्रक्स देखना, किस तरीके से मैंने इसको क्रक्स को डेवलप किया है, और कितने बेहतरीन तरीके से आप पूरा का पूरा चैप्टर, किस तरीके से पूरा का पूरा एनवायरमेंट आप रिवाइज करोगे। आप खुद भी हैरान हो जाओगे। सही कहा बच्चों मैंने, आप खुद भी हैरान हो जाओगे, क्या मैम इस तरीके से भी रिवीजन हो सकता है? रिवीजन आपने बहुत करे होंगे, रिवीजन आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज के रिवीजन में आप करने के बाद खुद ही समझ जाओगे कि एक्चुअल में क्रक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। एंड यू नो वेरी वेल, आप सभी को पता है कि आई एम मोर फेमस अमंग द स्टूडेंट एज अ क्रक्स एक्सपर्ट। तो देखिए, उसी तर्ज पे, उसी लय पे हमने आज आपके लिए पूरा का पूरा, फिर दोबारा सुनिए, पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट यहीं पर रिवाइज करेंगे, और सिर्फ रिवाइज नहीं करेंगे बच्चों, हम यहीं पर याद करेंगे। वादा कीजिए सब बच्चे जल्दी से मुझसे, वादा कीजिए मैम, हम आज जो हमारा बहुत प्रीशियस टाइम है मैम हम आपको दे रहे हैं, मैम हम आपको दे रहे हैं। बेटा मेरी जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन आपसे वादा किया तो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से समझना, पूरा का पूरा ये जो क्रक्स आपको नजर आ रहा है ये आपके पास होगा, आप इसे बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव होगा आज रिवाइज के साथ साथ आपको लर्न कराना। इट मीन्स इस क्लास के बाद आपको ऐसा लगे कि मैम पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट तो मैम हमारा कंप्लीट हो गया, हमें तो याद भी हो गया, अब हमें उसे टच भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम लाइनर से, वन लाइनर से उसको रिवाइज करेंगे ना मैम, अगर हम इसे वन लाइनर से रिवाइज करेंगे ना मैम, तो हम मैम ऐसे रिवाइज कर लेंगे। ओके बच्चों, चलिए, तो क्या आप रेडी हो? एक बार जल्दी से जवाब देके मुझे बता दीजिए, क्या आप इस रिवीजन के लिए रेडी हो? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, जल्दी जल्दी बताइए, क्या आप इस रिवीजन के लिए रेडी हो? हाँ जी बच्चों, जल्दी से बताइए, क्या आप इस रिवीजन के लिए रेडी हो? क्या आप सभी बच्चे तैयार हो चुके हो कि यस मैम, यस मैम, यस मैम? मैम हम पूरे के पूरे सारे के सारे बच्चे हैं रेडी, आप करा दीजिए स्टार्ट। ओके ओके बच्चों, देखिए आपके यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर 3 चैप्टर हैं। मेरे साथ साथ आपको जवाब देना है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कितने चैप्टर हैं जरा बताना जल्दी से। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर टोटल 3 चैप्टर्स हैं। आपके यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है CSEET में, उसके अंदर टोटल 3 चैप्टर्स है। ओके मैम, ओके मैम, अगर आपने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा ना, और आपने ये पूरा पढ़ लिया, तो भी आप पास हो जाओगे। मात्र एक क्लास से आप CSEET हो जाओगे पास। मैम क्या आपके पास जादू की पढ़िया है? यस, देखिए जरा, अब देखिए इधर हम जो वन लाइनर पढ़ेंगे, इसमें जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है, जो हमारे कीवर्ड्स हैं, उनको हम बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे, और यहीं पर याद करेंगे। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिए, अब यहां पे हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। मैम आप जल्दी से बता दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मैम क्या है? मैम जल्दी से बता दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है? इस वाली क्लास में सिर्फ क्या का डिस्कशन होगा, क्यों का डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि क्यों का डिस्कशन होता है रेगुलर क्लास में, डीप क्लास में।
तो बच्चों जल्दी से समझिए पहला पॉइंट, हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्टिंग करते हैं और हम बात करेंगे बच्चों किसकी, जल्दी बताना जरा, MCA। अरे बच्चों सुनो, इसको घर पे जैसे बच्चों के नाम नहीं होते हैं, घर का नाम है चिंटू और बाहर का नाम है चरण सिंह, कुछ इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को शॉर्टकट में बोला जाता है MCA। कम ऑन रिप्लाई, क्या बोला जाता है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है, फास्ट, इस समय आप फुल ऑफ एनर्जी होने चाहिए, जल्दी बताइए जल्दी से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का घर का नाम क्या है, कम ऑन रिप्लाई, स्क्रीन पे मुझे फटाफट से जवाब मिलने चाहिए, जल्दी बता दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। इससे दिखाई देता है कि आप कितने एक्टिव हो, इससे दिखाई देता है आप कितने एक्टिव हो। बच्चों आप तो CSEET पे हो, हम वो कैपेसिटी रखते हैं कि जिसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा ना, और वो CS एग्जीक्यूटिव का, इवन CS प्रोफेशनल का ढंग से हमारा रिवीजन कर लेता है ना, उसके भी पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है मैम? हाँ, तो जल्दी, आप बच्चों ने बताया कि मैम इसको बोलते हैं MCA। MCA बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके मैम, ओके। चलो, सबसे पहली बात मैम ये बताइए कि ये जो मैम MCA सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वेरियस मिनिस्ट्रीज होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो मैम ये हमें पढ़नी है MCA। मैम ये बताइए MCA का मेन काम क्या है, कम ऑन, MCA का मेन काम क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। MCA का काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना, रिप्लाई करके बताओ जल्दी, MCA का काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन करना, कम ऑन, एडमिनिस्ट्रेट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। MCA का वर्क बताइए जल्दी से, कम ऑन, MCA का वर्क, स्क्रीन पे फटाफट रिप्लाई करो, क्योंकि यहां मुझे रिवाइज नहीं कराना, खाली मुझे आपको इसी क्लास में लर्न करा के आपको भेजना है, जल्दी बताओ फटाफट, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। एडमिनिस्ट्रेशन करना, वेरी गुड। जो बच्चा मेरे साथ साथ रिप्लाई करेगा ना, अरे भैया शर्म नहीं करनी रहे, रिप्लाई करने हैं, जिसने की शर्म उसके फुटे करम। सो जल्दी बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन करना। ओके मैम, किस किस को एडमिनिस्ट्रेशन करना, नंबर वन कंपनी एक्ट, नंबर 2 LLP, नंबर 1 कंपनी एक्ट, नंबर 2 LLP, क्या क्या बताया जरा बताना बच्चों, नंबर 1, कम ऑन, नंबर 1, यस, जल्दी जल्दी बताइए, नंबर 1 क्या है, कंपनी एक्ट, पहला क्या है कंपनी एक्ट और दूसरा क्या है LLP एक्ट। मैम बोले तो मैम जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब, अगर भाई और बहनों आपको कंपनी बनानी है, आपको LLP बनानी है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। आपको अगर कंपनी बनानी है, आपको अगर LLP बनानी है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। किसके पास, जल्दी बताइए, कम ऑन रिप्लाई फास्ट, किसके पास जाना पड़ेगा? आपको अगर कंपनी बनानी है, आपको अगर LLP बनानी है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। किसके पास, कम ऑन, किसके पास जाना पड़ेगा? MCA के पास। इट मींस अगर हम चाहते हैं कि हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, हम चाहते हैं हमें LLP बनानी है, तो हमें जाना पड़ेगा MCA के पास। MCA बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है स्टेट वाइज ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मैम आप डीप में जा रही हो, नहीं 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 नहीं, मैं बस लॉजिक बता रही हूँ। चलिए 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 चलिए, उसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री, अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए, मिनिस्ट्री की नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मिनिस्ट्री की नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अरे अभी तो मिनिस्ट्री का काम खत्म नहीं हुआ रे, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, अभी तो काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो काम क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ओके, सो मिनिस्ट्री का काम है, मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन करना। एडमिनिस्ट्रेशन करना किसको? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है। अब बताइए एडमिनिस्ट्रेशन कितनी चीजें हो गई, कम ऑन, 1 2 3, यस जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन बताना है। एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री की अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी 3, 1 2 3, 1 कौन? कंपनी एक्ट, नंबर 2 LLP, नंबर 3 कॉम्पिटिशन एक्ट। नंबर 3 कौन था बच्चों? जल्दी बताओ, फटाफट रिप्लाई करके बताओ, मुझे इतनी देर मत लगाइए बच्चों, अरे बच्चों इतनी देर मत लगाओ रे, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करो, कम ऑन रिप्लाई। 3 जिम्मेदारी MCA की कौन कौन सी? पहला कंपनी एक्ट, दूसरा पहला कंपनी एक्ट, दूसरा कॉम्पिटिशन एक्ट, तीसरा LLP एक्ट। ओके मैम, वैसे तो टाइम नहीं है मैम, लेकिन फिर भी आप जरा बता दीजिए ना कॉम्पिटिशन एक्ट में क्या है। मैम वैसे तो टाइम नहीं है,
क्योंकि आपने तो कहा है मैं सारा का सारा रिवीजन कराऊंगी। वैसे मैम कंपटीशन एक्ट क्या है, मैं शॉर्टकट में बताती हूँ, क्रक्स में बताती हूँ। कंपटीशन एक्ट हमारे देश के अंदर एक ऐसा एक्ट है जो कि कंपटीशन को बढ़ावा देता है, जो कि कंपटीशन को प्रमोट करता है। और अगर कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अगर कंपटीशन को कम करने की कोशिश करती है, कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश करती है, तो ये एक्ट के तहत उसके अगेंस्ट एक्शन होता है। मैम एक बार फिर से क्रक्स में बता दीजिए मैम, कंपटीशन एक्ट क्या है, जल्दी से बताती हूं मैं आपको। कंपटीशन एक्ट हमारे देश के अंदर एक ऐसा एक्ट है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा एक्ट है जो कि हिंदुस्तान में कंपटीशन को बढ़ावा देता है ताकि कंज्यूमर का फायदा हो सके। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिलके, साथ में मिलके किसी भी तरीके से, ए भैया किसी भी तरीके से अगर कंपटीशन को कम करने की कोशिश करता है ना, तो यहां पे कंपटीशन एक्ट बोलता है ए अब तो जेल में, यस अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। भाई और बहनों, हमारे देश के अंदर कंपटीशन कम नहीं होना चाहिए। इट मीन्स आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन में 3 चीजें कवर हुई है। नंबर वन कंपनी एक्ट, नंबर 2 LLP, नंबर 3 कंपटीशन। क्या इतना पॉइंट समझ में आया? क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? जल्दी रिप्लाई करना है फटाफट, येस और नो करके जल्दी से मुझे फटाफट से कर दीजिए रिप्लाई विद इन सेकेंड। आप मुझे जल्दी से रिप्लाई करके बताइए क्या इतना पॉइंट समझ में आ गया सब बच्चों को? क्या ये वाला सारा पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, एक बार जरा रिस्पॉन्स करके बताइए बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, जरा रिस्पॉन्स करके मुझे बता दीजिए क्या मजा आ रहा है पढ़ने में? मैम बहुत मजा आ रहा है मैम, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ओके, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना बच्चों, अगर आप इसी क्लास को पूरे को देख लोगे ना, तो एनवायरमेंट पूरा रिवाइज हो जाएगा। वाओ मैम वाओ। ओके, अच्छा अब अगली चीज देखिए, MCA के ऑफिसेस, एफिलेटेड ऑफिसेस ऑफ MCA के एफिलेटेड ऑफिस 2 होते हैं, SFIO, CCI। हाँ SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस। मैम ये क्या होता है? मैम आपने तो कहा था कि आप रिवीजन कराओगी, लेकिन मैम आप तो यहाँ पे लॉजिक भी बता रही। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं रहे, अपने ही बच्चे हैं। चलो जी, SFIO की अगर हम बात करें, इट मींस ऑफिस बताइए 2, कौन कौन सी एफिलेटेड ऑफिसेज हैं MCA की? जल्दी एफिलेटेड ऑफिसेज ऑफ MCA, कम ऑन रिप्लाई। MCA की एफिलेटेड ऑफिसेज, जल्दी। SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, एंड CCI। मैम ये SFIO क्या है? एक कंपनी के अंदर अगर किसी भी जगह कहीं पर भी कोई सीरियस फ्रॉड होता है, किसी भी तरीके से कंपनी बनाई जाती है लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों के साथ छल कपट करने के लिए, ऐसे नहीं करने का रे। कोई छल कपट अगर तूने किया अगर कंपनी तूने कोई छल और कपट किया ना, तूने लोगों के साथ धोखाधड़ी करे, तूने कंपनी जो बनाई, इट मींस आप मुझे बताइए जरा बच्चों, क्या कंपनी खुद से बन जाती है क्या रे? अरे कंपनी को तो कुछ लोग मिलके बनाते ना। जवाब चाहिए मुझे, क्या कंपनी खुद से बन जाती है? नो मैम, तो कंपनी को कुछ लोग मिलके बनाते हैं। उन लोगों ने कंपनी को इस वजह से बनाया क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों के साथ अन्याय हो, लोगों का पैसा लूटा जाए, उनके साथ फ्रॉड किया जाए। उनके साथ क्या किया जाए? फ्रॉड किया जाए। अगर किसी भी तरीके का कोई सीरियस फ्रॉड कंपनी में होता है, MCA अपनी सेना भेज देती है, MCA अपना सेना अधिकारी भेज देती है, SFIO जाइए पता लगाइए कैसा फ्रॉड हुआ है। देन SFIO वहां पर करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट बना के भेजते हैं, और फिर किन लोगों को जिन्होंने क्या किया है, हाँ जी बच्चों, उन लोगों को जिन लोगों ने क्या किया है, सीरियस फ्रॉड किया है, उनको अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। क्या समझ आया? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। हाँ जी, क्या सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस समझ में आया? यस मैम। क्या समझ आया? यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैम ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है रे मैम?
कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, अभी मैंने बताया था हमारे देश के अंदर किसी भी तरीके से कंपटीशन खत्म ना हो या कोई भी व्यक्ति कंपटीशन को खत्म करने की अगर कोशिश करता है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उस व्यक्ति विशेष कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट एक्शन लेती है। ओए आग लगा देंगे अगर तूने किसी भी तरीके का कंपटीशन कम करने की कोशिश करी तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसके अगेंस्ट लेती है एक्शन, उसके अगेंस्ट लेती है एक्शन। क्या लेती है जरा बताना? उसके अगेंस्ट लेती है क्या? एक्शन। आर यू गॉट द पॉइंट? यस। एक बार बैक गियर लगा के जल्दी आगे बढ़े। यस मैम, बैक गियर लगा के आगे बढ़िए। ओके, जल्दी से एमसी की बात करते हैं। अगर एमसी की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करती है कंपनी एक्ट को, एलएलपी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन एक्ट को। ओके, एफिलिएटेड ऑफिसर ऑफ एमसीए, एसएफआईयू एंड सीसीआई। एसएफआईयू चेक करते हैं फ्रॉड्स और सीसीआई अगर किसी भी तरीके से कंपटीशन को कम करने की कोशिश की जाती है तो आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और कभी भी दो कंपनियां आपस में अगर मर्ज होना चाहती हैं और कंपटीशन किसी भी तरीके से अफेक्ट हो रहा है तो उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। दो जो ऑफिस है वो एफिलिएटेड है एमसी से। ओके मैम, ओके, क्या यहां तक समझ में आ गया? यस, यस, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों, क्या यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी, क्या यहां तक समझ में आ रहे बच्चों? टेंशन नहीं लेने का, आपकी मैम जब तक है आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना। आप ध्यान रखना, रिजल्ट आपका पास होगा ही, ध्यान रखना। और जब आप पास हो जाओगे ना तो अच्छी वाली मिठाई लेके आना जिसके अंदर शुगर ही ना हो। ओ मैम, ठीक है मैम, पक्का मैम, पक्का। चलिए ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे। हो देखिए, हमारी किस्मत में ऐसा नहीं था कि कोई टीचर हमें क्रक्स रिवीजन करा सके, लेकिन आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपको मिल जाते हैं क्रक्स वाले रिवीजन। है मैम? हाँ सच्ची। ये देखिए, द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमीशन, फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमीशन। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑब्जेक्टिव जरा समझिए। ऑब्जेक्टिव नंबर वन ये दो लोग मिलके फ्लाइट से जाना मुंबई। समझिए ना जरा, फ्लाइट से जाना मुंबई। ओके, हमने कहा भैया एयर इंडिया का फ्लाइट कितने का है? 4000। हमने कहा भैया गो एयर का कितना है? अरे 4000। हमने कहा भैया इंडिगो का कितना है? 4100। ये क्या घपला चल रहा है फ्लाइट्स के बीच में? सबके पैसे लगभग एक जैसे ही हैं। इसको भी छोड़िए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ, बहुत चिन्ना सा एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने कभी कभी कुछ ऐसा देखा होगा, आपने कभी कभी कुछ पता है कैसे देखा होगा? आपने कभी कभी पता है क्या देखा होगा? आपने कभी कभी देखा होगा, आपको जाना है रिक्शे से, आप रिक्शा करने पहुंचे, रिक्शा वाले भैया से पूछा, भैया मेरे को V3S जाना है, भैया कितने रुपए लोगे? भैया ने बोला 50 रुपीज। है झूठा। फिर आप दूसरे रिक्शा वाले के पास पहुंचे, भैया मेरे को V3S मॉल जाना है, कितने रुपए लोगे? 50 रुपीज। है झूठा। कम ले लो ना भैया। नो, चलेगा नहीं। ओके, फिर हम चले किसी तीसरे के पास। भैया V3S मॉल जाना है रे प्रीति सिंह क्लासेस से, कितने रुपए लोगे? आज घूमने का मन है। तो बोलते हैं 50 रुपए। आप मुझे जवाब दे के बताना, जनता जवाब मांगती है। 50-50 रुपए की बात हुई जा रही है, 50-50 रुपए की बात कर रहे हैं। क्या इन्होंने मिल के 60 घाट कर रखी है ना? कार्टेल बना रखा है इन्होंने, कार्टेल बना रखा है। ऐसी चीजों को रोक लगा दो। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस, ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जिससे कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट जाता है हमारे कंपटीशन के ऊपर, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जिससे हमारा कंपटीशन हार्म करता है, उसको रोको, प्रिवेंट करो से। ये काम किसका है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। ओके मैम, समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रमोट, ओके, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट। प्रमोशन करना, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन बढ़े। टू प्रोटेक्ट
टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। एंड लास्ट वन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। अब मैं इसको क्रक्स बताती हूं, जरा समझो बच्चों। ए बच्चों समझो जरा, कितनी जल्दी से आसान हो गया। जब 3 लोग मिल बैठकर पीते हैं तो उनको फ्रीडम मिल जाती है, जल्दी जल्दी। अब ये क्रक्स, बेबी क्रक्स है, ये बेबी क्रक्स है, ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल 1 शॉट क्वालिफाई होना चाहते हैं। ओके मैम, जल्दी देखो, जब 3 लोग मिलके बैठ के पी पी पी, 3 बैठते हैं ना मिल बैठ के पी 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 पीते हैं तो उनको क्या मिल जाती है? फ्रीडम। फिर दोबारा समझिए, जब 3 लोग मिल बैठ के पीते हैं तो उनको क्या मिलती है? फ्रीडम। बस याद हो गया। फर्स्ट पी प्रिवेंट, सेकंड पी प्रमोट, थर्ड पी प्रोटेक्ट। जल्दी बताओ, रिवाइज भी करना है, याद भी करना है, जल्दी जल्दी फटाफट से फटाफट से। 3 पी क्या है? जल्दी जल्दी आवाज आनी चाहिए। फर्स्ट पी प्रिवेंट, सेकंड पी प्रमोट, थर्ड पी प्रोटेक्ट। थर्ड पी क्या है बच्चों? प्रोटेक्ट। टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ व्हाट? टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ओके, आर यू गॉट द पॉइंट भाई और बहनों? क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? 3 पी प्लस फ्रीडम, पी फॉर प्रिवेंट, पी फॉर प्रमोट, पी फॉर प्रोटेक्ट एंड फ्रीडम। क्या आपको सब बच्चों को पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? जल्दी बताओ रिप्लाई करके फटाफट, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आपका जवाब ही मेरे को आगे बढ़ाएगा। 3 पी, 3 पीकर फ्रीडम हो जाती है। 3 लोग मिल बैठकर जब पीते हैं तो उनको फ्रीडम मिल जाते हैं। चलिए जी, 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 चलिए चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। IICA, IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक घर का नाम बताइए ना, इसका क्या है रे? IICA, घर का नाम बच्चों क्या है? IICA, घर का नाम क्या है? IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। IICA, IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। किसने एस्टेब्लिश किया इसको? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। किसने किया रे? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, क्यों किया गया? बस एक पॉइंट ध्यान रखना भैया, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, तो मैम ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग की क्या जरूरत पड़ी? ए बच्चों, सपोज करिए हम एक बच्चे का नाम लेते, कोमल है ना, कोमल, वो पता है क्या हुआ है? IAS बन गई है, और IAS बन के उनको ROC के लिए भेजा जा रहा है, बट उसको तो ROC की कंपनी की कोई नॉलेज नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। सो अब क्या किया जाए? अगर उनको ROC की कोई नॉलेज नहीं है, कंपनी की कोई नॉलेज नहीं है, चलो तो उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। उनकी फिर ट्रेनिंग चलती है, उनकी फिर क्या चलती है? ट्रेनिंग चलती है। मैटर्स रेलेवेंट टू कॉर्पोरेट रेगुलेशन गवर्नेंस सच एज कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कंप्लायंस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके मैम, IICA की responsibility, one of the wing of IICA, the ICLS Academy has responsibility, क्या है जरा बताना? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कराना। जल्दी बताओ, IICA की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मुझे यहां पे जवाब चाहिए। IICA की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 1 लाइनर पढ़ रहे हैं हम। IICA की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जल्दी जल्दी, IICA की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जल्दी 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 जवाब। IICA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं चलते रहे? तुम काहे को डंडे बैठे हो? बहुत बढ़िया, आगे देखिए। इंस्टीट्यूट हैज बीन डिजाइंड विद एन आई टू फ्यूचर अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, इंटरेक्शन, पार्टनरशिप, गवर्नमेंट। इट मीन्स बेसिकली आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि ट्रेनिंग के लिए बनाया गया। ओके मैम, ओके मैम। बच्चों, से भी पूरा का पूरा हमें अच्छी तरीके से याद करना है। चलो अब सुनो, समझो पहले। सेबी के बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूं, सेबी के बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूं। सुन साहिबा सुन। मैम ये क्या था? अरे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है सुन साहिबा सुन, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है सुन साहिबा सुन, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है सुन साहिबा सुन। क्या कहती है जरा सुनो। हे सेबी, तेरी ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है?
देख तेरे को ना जो इन्वेस्टर्स है ना, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रमोट करना है हाँ, और तुझे सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना है। ये जिम्मेदारी किसको दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने? सेबी को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेबी से बोला, सेबी तेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या, तेरे को प्रमोट करना है, तेरे को प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर्स को, सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना है और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना है। सेबी पता है क्या कहती है? सेबी पता है क्या कहती है? सेबी कहती है कि मेरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ना मेरे पास कोई अस्त्र है और ना मेरे पास कोई शस्त्र है, तो मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी? मैं इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन कैसे करूंगी? ना मेरे पास कोई अस्त्र है और ना ही मेरे पास कोई शस्त्र है। मैम व्हाट डू यू मीन बाय द अस्त्र एंड शस्त्र हियर? इट मींस अस्त्र हैविंग अ पावर टू मेक देयर ओन रेगुलेशंस। फिर दोबारा सुनिए, सेबी हैविंग अ पावर टू मेक देयर ओन रेगुलेशंस। ओके मैम। एंड शस्त्र, अगर तूने रेगुलेशंस का पालन नहीं किया ना तो मैं तेरे खिलाफ चक्र चला दूंगा। चक्र मतलब सेबी हैविंग अ पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन केस ऑफ नॉट टू फॉलो द रेगुलेशन। इट मींस दो बातें समझिए, सेबी की जिम्मेदारी है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, सेबी की जिम्मेदारी है सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, सेबी की जिम्मेदारी है सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना। ओके लेकिन बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, एक बात बड़े प्यार से सुनना, सेबी के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और सेबी बोलती है मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं, कोई भी उनके साथ कुछ भी करके जाता रहे, मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं, मैं कैसे प्रमोट करूं, मैं कैसे रेगुलेट करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अस्त्र भी देंगे, हम तुम्हें शस्त्र भी देंगे। सेबी पता है क्या बोलती है? ठीक है, अस्त्र मींस सेबी के पास पावर है कि वो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए अपने रेगुलेशंस बना सकती है। मैं एग्जांपल देके बता सकती हूँ बिल्कुल, जैसे स्टॉक ब्रोकर है, तो स्टॉक ब्रोकर को अगर स्टॉक ब्रोकिंग का काम करना है तो उसको जाना ही पड़ेगा किसके पास? जवाब चाहिए। अगर आप सच्ची में CS प्रीति सिंह क्लासेस के बच्चे हैं तो जवाब देके जल्दी बताइए, स्टॉक ब्रोकर को अगर ब्रोकिंग का काम करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा रे? जल्दी बताइए। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। किसके पास जाना पड़ेगा? अगर मेरे को स्टॉक ब्रोकिंग का वर्क करना है तो मेरे को किसके पास जाना पड़ेगा? किसके पास जाना पड़ेगा बताइए जल्दी से मेरे को। सेबी के पास। अरे वाह, कितने अच्छे जवाब देते हैं बच्चे, बहुत ही अच्छी बात बच्चों, बहुत ही अच्छी बात। अरे क्या बात है, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, मेरा मन कर रहा है तुम्हें सारे सब्जेक्ट रटा दूं। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब सुनिए, सेबी एस्टेब्लिश। अच्छा ये बताओ, सेबी का ये तो घर वाला नाम है, बाहर आने जाने का इसका क्या नाम है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका बाहर का नाम है। और घर में से प्यार से बुलाते हैं, घर में से प्यार से पुकारते हैं सेबी। ओके मैम, इसे घर में प्यार से पुकारते हैं सेबी। ओके मैम, इसकी जिम्मेदारी है, रेगुलेटरी बॉडी है टू रेगुलेट द कैपिटल मार्केट। सेबी क्या क्या मॉनिटर करती है? सिक्योरिटीज मार्केट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की पावर है। सेबी वॉज कहां पर मिले? 12 तारीख को, ईयर इज 1992, 12th of April and the year is 1992, 12th April and the year is 1992। ओके मैम, हेडक्वार्टर किधर है रे? मुंबई। मैम हमको तो ना ऐसे नहीं बोलने का देवेश, ऐसे नहीं बोलने का मैम। कब तक क्लास चलेगी रे? जब तक मैं अपना टॉपिक नहीं करा दूंगी, जब तक मैं आपको इन्वायरमेंट रिवाइज नहीं करा दूंगी तब तक तुम्हारी क्लास चलने का। क्यों, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा क्या? ऐसे नहीं पूछने का, घर पे बैठ के आप इतना रिवाइज नहीं कर सकते, मेरे को पता है। और ये वो वाली क्लास है जो बच्चे बिल्कुल एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका परसों पेपर है और उनको कराया जा रहा है रिवाइज। अच्छा सच्ची बताइए बच्चों, क्या आप घर पे इतना सारा बिना लाइनर के, ये जो मैंने क्रक्स बनाया है, इसके बिना आप घर पे रिवाइज कर सकते हो? बिना मेरे रिवाइज कर सकते हो? सच्ची बताना, झूठ मत बोलना, सुबह झूठ मत बोलना। क्या आप रिवाइज कर सकते हो? ये है हारे का सहारा, CS प्रीति सिंह क्लासेस हमारा। चलो जी,
क्या घर पे रिवाइज कर सकते हो? घर पे ऐसे रिवाइज कर सकते हो? जल्दी बताओ, घर पे रिवाइज कर सकते हो? नहीं ना, नहीं ना। तो बेटा मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक मैं आपको CSEET पास ना करा दूं ना, मैं अगली सांस नहीं लूंगी। तो देख लीजिए, मैं सांस नहीं लूंगी तब तक जब तक मैं अपने बच्चों को, हालांकि आप सभी बच्चे जानते हो मैं थोड़ा एक्सेसिव बिजी रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लॉ के पेपर इसी तरीके से मुझे पढ़ाने होते हैं एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में। बेटा सुबह 6:30 बजे से क्लास होती है मेरी, मैं सच्ची कह रही हूँ, और शाम को 6:30 7 ही बज जाते हैं मुझे क्लास लेते लेते, 10 से 12 घंटे हो जाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी जो हमारा टारगेट है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। जल्दी बताओ, सेबी वॉज फाउंडेड ऑन April 12, 1992। 12 अप्रैल 1992, 1992, April 12, 1992 में फाउंड की गई थी। सेबी वॉज फाउंडेड ऑन April 12, 1992। किधर मिली थी रे? मुंबई। मैम कैसे याद करें कि ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है? बेटा ज्यादा बिजनेस मुंबई में ही है, बिजनेस की शुरुआत मुंबई से हुई थी। मैम कारण बताए ना मुंबई है, मैम कारण बताइए ना मुंबई है। मुंबई में ऐसी क्या बात है मैम? अरे मुंबई में ऐसी बात पता है क्या है? मुंबई में ऐसी बात ये है कि उधर जो है ना समुद्र है, उधर है ना समुद्र है, और समुद्र के किनारे व्यापार करना होता है बड़ा आसान। उधर है ना समुद्र है और समुद्र के किनारे व्यापार करना होता है बहुत ही आसान। ओके मैम, सो याद रहेगा रे, पोर्ट की वजह से उधर व्यापार ज्यादा है, क्योंकि वहां पर पोर्ट है, तो पोर्ट की वजह से, ड्यू टू द पोर्ट, वहां पर बिजनेस करना एज कंपेयर टू अदर सिटीज इजी हो जाता है। अच्छा मैम सच्ची में? अरे मुझे में, इसलिए याद रहेगा ना। हेडक्वार्टर किधर है रे? जल्दी बताओ, हेडक्वार्टर रिप्लाई करके बताओ, हेडक्वार्टर कहां पे मैम? मुंबई। सेबी के रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद। अलॉन्ग विद ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, रॉन्ग प्रैक्टिसेस को रोक लगाना, डेवलपमेंट करना। और सेबी कहता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, टू प्रमोट डेवलपमेंट, टू रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट। फंक्शंस ऑफ सेबी, यस, प्रोटेक्ट करना। फंक्शंस ऑफ सेबी, इंटरेस्ट को ध्यान में रखना, सिक्योरिटीज इशूअर को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, सॉरी रेगुलेट करना, इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर। पावर ऑफ सेबी, 3 तरीके की पावर है, जल्दी रिप्लाई करके बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हो, जल्दी बताइए। सेबी की 3 तरीके की पावर है, क्वाशी जुडिशियल, क्वाशी लेजिस्लेटिव, क्वाशी एग्जीक्यूटिव। कितनी पावर है सेबी की? ए बच्चों जवाब नहीं मिला रे मेरे को। कितनी पावर? क्वाशी जुडिशियल, क्वाशी लेजिस्लेटिव, क्वाशी एग्जीक्यूटिव। कितनी पावर है जल्दी बताओ फटाफट से। क्वाशी जुडिशियल, क्वाशी लेजिस्लेटिव, क्वाशी एग्जीक्यूटिव, 3 तरीके की। मैम पहले ये बताओ व्हाट यू मीन बाय द क्वाशी? मैम पहले ये बताइए व्हाट यू मीन बाय द क्वाशी? क्वाशी मीन्स होता है सीम्स टू बी लाइक अ, क्वाशी का मतलब होता है सीम्स टू बी लाइक अ, सीम्स टू बी लाइक अ। सेबी किसके जैसी दिखती है? जुडिशियल बॉडी। सेबी किसके जैसी दिखती है? जुडिशियल बॉडी के जैसी दिखती है। ओके मैम। सेबी किसके जैसी दिखती है? जुडिशियल बॉडी के जैसी दिखती है। ओके मैम, ओके। इट मीन्स सेबी इज डीम्ड टू बी लाइक अ कोर्ट। सेबी के पास पावर है जजमेंट देने की, सेबी के पास पावर है कानून बनाने की, सेबी के पास पावर है एक्शन लेने की। जल्दी से, अगर अभी भी क्लास में से कोई जा रहा है ना तो वो बहुत गलत कर रहा है अपने साथ। जल्दी जल्दी 3 तरीके की पावर, क्वाशी जुडिशियल, क्वाशी लेजिस्लेटिव, क्वाशी एग्जीक्यूटिव। फिर से अब की बार मोदी सरकार। ओके मैम, 3 पावर। नंबर 1 क्वाशी जुडिशियल, नंबर 2 क्वाशी लेजिस्लेटिव, नंबर 3 क्वाशी एग्जीक्यूटिव। ओ माय गॉड, खत्म हो गया रे सेबी। सेबी में हाईली एक्सपेक्टेड पॉइंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वाशी जुडिशियल, क्वाशी लेजिस्लेटिव, क्वाशी एग्जीक्यूटिव। एंड क्वाशी का मतलब होता है उसके जैसा दिखना। सीम्स टू बी लाइक अ कोर्ट, seems to be like a legislative body, seems to be like a executive body. It means SEBI having a power to give any decision, to giving any judgment. वो सुनवाई भी करती है। ओके, दूसरी पावर सेबी की है लॉज बनाने के, रेगुलेशंस। इट मींस सेबी इज रेगुलेटरी बॉडी, सेबी हैविंग अ पावर टू मेक देयर ओन रेगुलेशंस।
SEBI is a quasi executive. Okay, ma'am. Now come to the next point. Reserve Bank of India. Reserve Bank of India. RBI. भाई और बहनों, अगर हम आरबीआई की बात करें तो ये है देवों का देव महादेव। मैम आपने क्या बोला, फिर से सुनिए जरा। अगर हम आरबीआई की बात करें तो ये है देवों का देव महादेव। कैसे मैम? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन द 1st April एंड द ईयर इज 1935। और भाई और बहनों, ये हमारा देश आजाद होने से पहले भी आरबीआई था, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन नहीं किया गया था। नेशनलाइजेशन का मतलब राष्ट्रीयकरण सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का बैंक हुआ था 1949 में। ओके मैम। वैसे मैम आरबीआई का काम वाम क्या है मैम? वैसे मैम आरबीआई की सेंट्रल ऑफिस किधर है रे मैम? कैलकाटा। लेकिन अब इसको शिफ्ट करके किधर पहुंचाए रहे बच्चों, जरा बताना किधर पहुंचाए रहे? मुंबईया। ओके। सेंट्रल ऑफिस वो होती है जहां पर गवर्नमेंट सिट करती है। सेंट्रल ऑफिस उसे बोलते हैं जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है? सिट करती है। उसको क्या बोला जाता है? जहां पर गवर्नमेंट सिट करती है उसे क्या बोला जाता है? सेंट्रल ऑफिस। गवर्नर बैठते हैं। मैं धारक को 10 रुपए देने के लिए 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, ऐसे करके साइन करते हैं ना नोट पे, वही गवर्नर। नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में। प्रीएम्बल क्या है? इशू बैंक नोट्स को इशू करना, सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी, रेगुलेटर एंड मैनेज करना फॉरेन एक्सचेंज। ये 3 काम है, मॉनिटर करना, रेगुलेशन करना, सुपरवाइज करना फाइनेंशियल सिस्टम को, और मैनेज करना फॉरेन एक्सचेंज को। ये काम है किसके? आरबीआई के। ओके मैम। आईबीबीआई। मैम ये आईबीबीआई क्या है? मैम ये आईबीबीआई क्या है मैम, बता सकते हो क्या मैम? मैम व्हाट डू यू मीन बाय आईबीबीआई? मैम बता सकते हो क्या मैम आईबीबीआई क्या है? मैम बता दीजिए ना बच्चों आईबीबीआई। ए भैया सुनिए जरा ध्यान से आईबीबीआई का लॉजिक। पहले लोग पता है क्या करते थे? कंपनीज क्या करती थी? मान के चलिए आपको कोई फ्लैट परचेस करना है, आपने कंपनी में पैसा दिया, रियल एस्टेट बिल्डर को आपने पैसा दिया, आपका पैसा हड़प गए, आपका पैसा हजम कर गए, आपको ना फ्लैट मिला ना पैसा मिला, और बोला आज ही आ जाए नहीं तो फिर गाजियाबाद है। आपने कहा ये अनर्थ है। मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट ने कहा ये हमारे देश के अंदर बहुत गलत हो रहा है, ये हमारे देश के अंदर बहुत गलत हो रहा है भाई और बहनों। अगर कोई कंपनी, अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई एलएलपी, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म किसी भी तरीके से किसी से अगर कर्जा लेगी तो उसको वापस देना पड़ेगा। इट मीन्स क्रेडिटर का पैसा कोई भी नहीं डुबाएगा। अगर किसी ने किसी से पैसा लेकर वापस नहीं किया तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, और जैसे वो दूसरों का पैसा डुबाता है उसको डुबा दिया जाएगा। जो उधार पैसा लेकर देना नहीं चाहता उसको डुबा दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा, उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाएगी, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ओके जी, डन। आईबीबीआई एस्टेब्लिश, नाम घर का है आईबीबीआई। वैसे रिस्पेक्टेड जो आज की डेट में हमारे बीच नहीं है, अरुण जेटली जी का एक बहुत अच्छा प्रयास सफल हुआ मोदी गवर्नमेंट के टाइम। आज की डेट में अगर कोई भी पैसा किसी का लेता है और उसको वापस नहीं देता, वो नोटिस भेजता है फिर भी नहीं देता, उसके अगेंस्ट इस कानून के तहत कार्रवाई होती है। और एक स्पेसिफाइड बहुत डिटेल में मैं आपको यहां नहीं पढ़ा सकती क्योंकि आईबीबीआई थोड़ा सा आपका एग्जीक्यूटिव में और बहुत सारा आपका सीएस प्रोफेशनल में है, बहुत सारा आपका सीएस प्रोफेशनल में बच्चों। ओके मैम, ओके। सो घर का नाम है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, 2016 में एस्टेब्लिश हुआ। इसका काम था रेगुलेटरी ओवरसाइट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एजेंसीज एंड एंटिटीज, मेकिंग रूल्स, वर्किंग प्रैक्टिस बनाना और इनको कहीं ना कहीं इनके लिए कानून बनाना।
बहुत ज्यादा आपकी डिटेल में नहीं दिया गया है, शॉर्ट में दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं। एनसीएलटी, एनसीएलटी, ये दोनों समझते हैं जरा बच्चों। और जब मैं आपको एनसीएलटी और एनसीएलटी कराऊंगी तो आपको बोलना पड़ेगा वाह वाह मैम, वाह वाह, वाह वाह मैम, वाह वाह। अगर मजा ना आए ना सुन के, तो आप, अगर आपको मजा आए तो बच्चों जरा अगली प्रोविजन को बताने के बाद एनसीएलटी और एनसीएलटी, तो आप बोलोगे वाह वाह मैम, वाह वाह, मेरे लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए। ओके, जरा सुनते हैं कहानी एनसीएलटी और एनसीएलटी ये क्या है। बच्चों, हमारे देश के अंदर पहले कंपनी के जो केसेस थे वो कुछ कोर्ट्स में और कुछ अलग बॉडीज में चलते थे, जहां बहुत डिले हो जाता, क्योंकि आप जानते हो कोर्ट में अगर कोई केस चला गया तो वहां पे चलती है सिर्फ और सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और लास्ट में मिली तो सिर्फ क्या, तारीख। तो देखिए, अब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम कंपनी की बात करते हैं, और अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो कॉर्पोरेट्स है, उनका कोई केस है, उनका कोई डिस्प्यूट है, और वो डिस्प्यूट अगर कोर्ट लेकर जाएंगे तो वहां पर क्या होगी, जरा जवाब दो। अगर कोई कोर्ट में केस लेकर जाएगा तो वहां पर क्या होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और लास्ट में मिली तो सिर्फ क्या, तारीख। तो जरा सुनिए, अब आप जरा सुनिए, पहले टाइम में क्या होता था, जब हमारे यहाँ पे एनसीएलटी नहीं आई थी, अभी एनसीएलटी के बारे में समझेंगे, लेकिन पहले जरा पहले की बात समझिए, क्रक्स में बताती हूं। पहले क्या होता था कि कंपनी के केसेस जो है वो हाई कोर्ट में जाते थे, कंपनी के जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट में जाते थे बच्चों, और जो केसेस हाई कोर्ट में जाते थे तो उधर होता क्या था, उधर क्या होता था कि कंपनी सेक्रेटरी is not an eligible person who represent the case of company in front of court. कंपनी सेक्रेटरी एलिजिबल पर्सन नहीं था कंपनी का केस रिप्रेजेंट करने के लिए। कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी की डिटेल नॉलेज थी, कानून की भी नॉलेज थी, कंपनी एक्ट की भी नॉलेज थी, फेमा की भी नॉलेज थी, फेमा की भी नॉलेज थी, कंपटीशन लॉ की भी नॉलेज थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो सारा काम करके एडवोकेट को देता था, बोलता था सर आप ही कोर्ट में जा सकते हो, आई एम नॉट एलिजिबल टू रिप्रेजेंट द केस ऑफ कंपनी इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। भाई और बहनों, बड़े दुख की बात थी, भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। ओके, अब सुनिए जरा ध्यान से, ऐसी स्थिति में बच्चों, ऐसी सिचुएशन में बच्चों, हमारी भी भगवान ने सुनी। हमारी कौन, हम कौन, हम है भैया प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। हमारी भी भगवान ने सुनी और भगवान ने कहा है बहुत गलत हो रहा है रे, बहुत अन्याय हो रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि एक काम करते हैं, कंपनी की कोर्ट अलग बनाओ, कंपनी की कोर्ट अलग बनाओ। अब बच्चों, अगर कंपनी की कोर्ट अलग बनेगी तो फिर वही कहानी है, अगर कंपनी की कोर्ट अलग बनेगी तो फिर वही कहानी है। हम जैसे लोगों का क्या होगा, जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग कॉस्टिंग अकाउंटेंट है, हम तो फिर भी नहीं जा पाएंगे। कोर्ट नहीं बनेगी, कोर्ट के जैसी बनेगी। आहा, मजा आ गया। कोर्ट नहीं बनेगी रे, कोर्ट के जैसी होगी। मतलब मैम क्या कहने का मतलब क्या, कोर्ट नहीं होगी रे, पूरी कोर्ट नहीं है, प्योर कोर्ट नहीं है, कोर्ट के जैसी है, कोर्ट के जैसी है। यस, क्या बोलने जा रही हूं मैं, कौन बच्चा मेरे मुंह की बात बोल सकता है? कोर्ट नहीं है रे बाबा रे, कोर्ट के जैसी है, कोर्ट नहीं है रे, कोर्ट के जैसी है। क्या बोलना चाह रही हूं मैं? आपने अगर मेरी क्लास ढंग से सुनी है और ढंग से पढ़ी है तो आप कम ऑन रिप्लाई करोगे फटाफट से, एनसीएलटी कोर्ट नहीं है रे, कोर्ट के जैसी है। क्वाशी जुडिशियल बॉडी सीम्स टू बी लाइक अ कोर्ट। बच्चों, when the NCLT is constituted under the Company Act, it's a fabulous news to all the budding company secretary. It's a wonderful news to all the company secretaries, not even the company secretary profession, but chartered accountant profession, cost and management accountant profession. It's a wonderful news to all the professionals. Wonderful news. So, when the NCLT comes into the picture, even
practicing company secretary, practicing chartered accountant, practicing cost accountant is eligible person to represent in NCLT and to represent their case and represent the case of company. So this give a new opportunity to the budding company secretary, and it's a wonderful news to our profession. Give new hopes and rays to our profession, and now we can say that NCLT is a quasi-judicial body where all the cases relating to the companies deal in the NCLT. NCLT is to be constituted under the Company Act 2013. Later on, whenever the NCLT is constituted under Company Act 2013, there is some dispute. Advocates raising a question, it is unconstitutional because advocates' rights are affected. That's why they are saying NCLT is unconstitutional. And advocates file a case against the central government that NCLT is unconstitutional. There is no need of NCLT under the Company Act. Finally, a case is pending in Supreme Court, and a wonderful day comes into the picture. And that day is the June 2016 when the central government win case and NCLT comes into the picture. So NCLT gives a new hopes and rays to the budding company secretary, and really a fabulous news to our profession. So NCLT, you know very well, NCLT is not a court. NCLT is deemed to be like a court. If NCLT is a court, again a same problem. So I think so. अब आप भूलोगे नहीं? NCLT is a quasi-judicial body which is to be constituted in the June 2016. मैम कंपनी एक्ट 2013 में आया, मैम ये 16 में क्यों आई रहे? अरे भैया लड़ाई चल रही थी, केस पेंडिंग चल रहा था. एडवोकेट्स बोले सेंट्रल गवर्नमेंट हाय हाय, सेंट्रल गवर्नमेंट हाय हाय. ए काय को रे एडवोकेट, तुम काय को चला रहे हो? ए बोलते कि भैया ये क्या किया तुमने? कंपनी सेक्रेटरी अगर कंपनी के केस डील करेगा, खा जाएगा वो पूरी इंडस्ट्री को. उसको बेहतरीन नॉलेज होती है, जबरदस्त, जिंदाबाद. ओके मैम. सो आगे देखिए, सेट ऑफ बेंचेस. इनके डिफरेंट बेंचेस होते हैं. देयर आर टोटल 11 बेंचेस. 1 प्रिंसिपल बेंच इज एट न्यू दिल्ली. 10 benches New Delhi, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Hyderabad, Kolkata and Mumbai. ओके, किधर है रे? अलग अलग जगह बेंचेस हैं इनके. प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली एंड द 10 बेंचेस न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई. ओके, कंपोजिशन ऑफ बेंचेस. कुछ तो होते हैं जुडिशियल मेंबर्स एंड 9 टेक्निकल मेंबर्स. क्वासी जुडिशियल बॉडी है. उसी के साथ साथ सिविल नेचर के डिस्प्यूट्स. एनसीएलटी लाइन्स ऑफ अ नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड मैटर्स इन अकॉर्डिंग विथ नेचुरल जस्टिस. मेजर फंक्शन ऑफ एनसीएलटी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. जो डिस्प्यूट्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इस तरीके के केसेस. अगर कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है, नॉट सेटिस्फाइंग बाय द डिसीजन ऑफ एनसीएलटी, देन व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल? अगर कोई भी एनसीएलटी के डिसीजन से सहमत नहीं है, एनसीएलटी के डिसीजन से सहमत नहीं है, बोलते हैं मैं एनसीएलटी की बात नहीं मानता, इसने मेरे साथ गलत किया है, मैं सहमत नहीं हूं, तो बोलते हैं मैं कोर्ट जाऊंगा रे. कोर्ट ना, कोर्ट नहीं जाओगे तो किधर जाएंगे? एनसीएलटी. ओके, क्या मतलब? क्या बोलने का मतलब है? एनसीएलटी के बाद कोर्ट नहीं जाने का क्या रहा? अरे अगर कोर्ट जाएंगे तो फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम आएगी ना, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा. इस बार भगवान ने पूरी सुन लिया है. बोलते हैं तुम पूरे पैसे कमाओ जितने कमा सकते हो अपनी केस को रिप्रेजेंट करके. अगर एनसीएलटी के ऑर्डर से कुछ सेटिस्फाइड नहीं है, नो नीड टू गो टू द कोर्ट, जस्ट गो टू द अपीलेंट बॉडी ऑफ एनसीएलटी, दैट इज नोन एज एनसीएलटी. दैट इज नोन एज एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल. ओके, so NCLT is appellant body. Whenever any person is not satisfied by the decision of NCLT, then you go for to the NCLAT. क्या है रे, जरा बताना. ये भी क्या क्वासी जुडिशियल बॉडी है रे? जवाब चाहिए, जनता जवाब मांगती है. क्या ये भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है? हाँ जी बच्चों, जवाब दो ना. क्या ये भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है? हाँ, क्या ये भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है? हाँ, जवाब देके बताओ, क्या एनसीएलटी क्वासी जुडिशियल बॉडी है? ए भाई और बहनों, सीएस बनना है तुमको, ये ध्यान रखना. ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए. पता है आज मैं तुम्हारे लोगों की क्लास क्यों ले रही हूं इधर? ए बच्चों सुनिए जरा, मैं आप लोग की क्लास इधर क्यों ले रही हूं? ए भाई और बहनों, मैंने भी सीएस क्वालिफाई किया बहुत जल्दी में.
बहुत जल्दी से बिना फेल हुए, बहुत कम फेल हो गए, पास किए। कारण बताती हूँ आपको, ज्यादातर बच्चे ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, एग्जाम से पहले मन नहीं करता, बोलते अगले अटेम्प्ट में ना पक्का अच्छे वाले प्रिपरेशन करेंगे। अगला अटेम्प्ट कभी नहीं आया, ना आएगा ना आया। अटेम्प्ट यही है, यही था, यही देना है। बस एक बात ध्यान रखना, चाहे आप मुझसे एग्जीक्यूटिव में पढ़ो, चाहे CSEE में पढ़ो, या प्रोफेशनल पढ़ो या नहीं पढ़ो, डजेंट मैटर, लेकिन बच्चों मेरी एक बात सुन लेना, और अगर आपको CS बनना है तो इस बात पे अमल कर लेना। आज आपको मूल मंत्र दे रही हूं, आज आपको मूल मंत्र दे रही हूं, क्योंकि आप मेरे अपने बच्चे हो। मूल मंत्र ये है, चाहे एग्जीक्यूटिव में पढ़ना या प्रोफेशनल में पढ़ना, एग्जाम से कुछ दिन पहले, एग्जाम से पहले मोटिवेशन डाउन मत करना। आपको अगर ऐसा लगे जो पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, अरे सबके साथ ऐसा होता है रे, तेरे साथ अकेले नहीं हुआ। लेकिन तेरी जीत तभी होगी, तेरी जीत तभी होगी जब तू जंग लड़ेगा, तेरी हार तभी होगी जब तू जंग लड़ेगा ही नहीं। इट मीन्स जंग को लड़ना है और पूरे जोश के साथ लड़ना है। मैं बस एक ही बात पे अमल करती हूं, या तो कोई काम करो नहीं, और करो तो उसे इतनी शिद्दत से करो, या तो कोई काम करो ही मत, और अगर कोई काम करना है तो उसको ऐसे करो जब तक पूरा का पूरा जोश जुनून जज्बा ना लगा दो। जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो पागल होते हैं, वो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, उनको काम के प्रति कुछ और दिखाई नहीं देता है, उनको दिन और रात एक ही सपना रहता है, मेरा सपना CS बनना। मेरा बस एक ही अपना सपना है, वो है CS बनना। बेटा देखो, अगर किसी भी तरीके की कोई टेक्निकल इशू आपको आता है, उसके लिए आप इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करो, प्रीति सिंह क्लासेस में। अगर कोई और टेक्निकल ऐसा आपकी दिक्कत है तो ICSI में वैसे जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन आपके लिए हम स्टाफ को बैठा के रखते हैं टेक्निकल इशू की वजह से, ताकि आपको कोई दिक्कत आए तो हैंड टू हैंड आपकी रिजॉल्व हो जाए, और करी जाती है हर बार। ठीक है बच्चों, चलो जी चलो। अच्छा, आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो? अभी आपने टेस्ट वगैरह दिए एप्लीकेशन से? जरा बताना एक बार मुझे, एप्लीकेशन से आप टेस्ट वेस्ट दे रहे हो? दे रहे हो ना टेस्ट? बेटा नॉइस वगैरह आपके आसपास कोई आवाज आ रही थी क्या? देखो आवाज वगैरह नहीं होनी चाहिए, आवाज वगैरह नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। आवाज वगैरह अगर होगी, आवाज वगैरह अगर आप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे आपका वार्निंग इशू हो ही जाएगा। तो फैन ऑफ कर देना चाहिए था आपको। अच्छा, तो वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए वहां पे। वेरी गुड, कोई बात नहीं। देखो आपके लिए जो भी हम मुमकिन कर सकते हैं, और हमें पता है आपने अगर क्लासेस ली हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप वंडरफुल तरीके से क्वालिफाई करोगे। चलिए जी, NCLT की बात करते हैं। NCLT is constituted under section 410. NCLT is the appellant tribunal hearing appeals against the order passed by IBBI and the NCLT. NCLT is appellant tribunal dispose of appeal any direction by issued by competition or NCLT. NCLT headed by chairperson not more than 11 members, and timing of appeal जो है वो है 45 days from the date of time of filing appeal. The appellant tribunal here appeal file against the tribunal court order. Appeal can be placed within 45 days. And अगर कोई भी NCLT से satisfied नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है बच्चों? एंड वो आपके पास ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
यू अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट। यू गो फॉर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, समझ आ गई बच्चों यहां तक? अब हम इसमें थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं और हमारा एक पॉइंट रह गया है और वो है हमारा बच्चों नीति आयोग। जल्दी से आपको सबसे पहली पॉइंट तो नीति की फुल फॉर्म याद करनी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड उसी के साथ साथ इसमें मैंने आपको बताया था ये जनरली नॉलेज एंड इनोवेशन, इन सब पे ध्यान देखते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? एम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फोस्टरिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जल्दी जल्दी बताओ ये फॉर्म कब हुए थे? 1 जनवरी 2015। एंड जुरिस्डिक्शन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। चेयरपर्सन कौन थे इसके? 7 के नरेंद्र मोदी। बॉटम अप्रोच है, 15 साल का रोड मैप लेके चले हैं। अमृत डिजिटल के तहत इन्होंने काम किया है। एंड 7 फोकस किस पे करता है? जल्दी जल्दी बताओ, 7 किस पे फोकस करता है? मेन सेक्टर्स, 2 मेन सेक्टर्स, एजुकेशन एंड हेल्थ। इन्होंने कौन कौन सी स्टेट सेलेक्ट किए? झारखंड, एमपी, उड़ीसा। उसी के साथ साथ कुछ कंपनीज के साथ बीसीजी और स्टेट बीसीजी और नॉलेज पार्टनर बूस्ट ऑन, बीसीजी एंड पिरामल फाउंडेशन के साथ इन्होंने क्या करे हैं? प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने स्टार्ट किया। फेसेस ऑफ प्रोजेक्ट 3 फेसेस है, पीरियड 30 मंथ्स है विच इज 2020। शॉर्ट समरी अगर हम देखें, 7 की शॉर्ट समरी देखिए, दिस इज द बेबी क्रक्स एक्चुअली। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, 7 फोकस हेल्थ एंड एजुकेशन। कितनी स्टेट सेलेक्ट की है? यहाँ पे 3 स्टेट सेलेक्ट की है, 3 फेसेस में, 30 मंथ्स, कमिंग टू एंड 2020। एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्कूल डेवलपमेंट का इन्होंने काम किया। उसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर हो चुका है खत्म। आपका ये चैप्टर पूरे तरीके से हो चुका है क्या? फिनिश हो चुका है। पूरे तरीके से आपका ये फिनिश हो चुका है। पूरे तरीके से बच्चों आपका ये फिनिश हो चुका है 100%। अब हम करने जा रहे हैं बच्चों दूसरा चैप्टर स्टार्ट। दूसरा चैप्टर स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, क्रक्स लाइनर से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लेंगे 2 मिनट ब्रेक, ओनली 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 2 मिनट का, बस 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर से स्टार्ट कर देंगे। ओनली 2 मिनट ब्रेक।
चलो बच्चे स्टार्ट करें। 5 मिनट कह रहे थे, मैंने 5 मिनट का ही दे दिया। आप तो रेडी हो गए? ओके, गुड है। चलिए जी स्टार्ट करें। अब हम स्टार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो विथ फुल ऑफ मोटिवेशन। फिर से वापस आ जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, मेक इन इंडिया। यहां पे जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट की। और भाई और बहनों, आप सभी बच्चे जानते हो कि देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए हमारे मोदी जी ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, जिसमें से एक आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, दैट इज द मेक इन इंडिया। आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया। तो देखिए, जरा समझो बच्चों, जरा प्यार से समझो, जरा प्यार से समझो। अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें बच्चों, किसकी बात करें जरा बताना। अगर हम बात करें बच्चों मेक इन इंडिया की, सुनिए ध्यान से। अभी तो पहले मैं करा लूं, मेरे को तसल्ली कर लेने दो। जब मुझे लगेगा आपका कॉन्फिडेंस हाई हो गया ना, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट रिवीजन स्टार्ट होगा। पहले जरा मैं करा लूं मेक इन इंडिया। तो जरा देखिए, मैं यही याद करा दूंगी आपको ये चैप्टर भी। मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको इधर ही लर्न करा दूंगी, पूरा चैप्टर। पूरा चैप्टर मैं आपको यही याद करा दूंगी। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। मेक इन इंडिया, मोदी गवर्नमेंट जी ने, मोदी के गवर्नमेंट में हमारे यहां पे ये एक पॉलिसी आई थी कि अगर आप देश की तरक्की चाहते हो, आप चाहते हो हमारा देश तरक्की करे, आप चाहते हो हमारा देश प्रोग्रेस करे, आप चाहते हो हमारे देश की उन्नति हो, क्यों, तो उसके लिए हमें अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। हमें अपने देश को हब बनाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा। और उसके लिए अथक प्रयास होंगे, पूरे प्रयास होंगे, पूरे एफर्ट्स होंगे। कोई भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए हम जान लगा देंगे, जी जान से हम मेक इन इंडिया को, मेक इन इंडिया, आइए हमारे भारत में सामान बनाइए, आइए हमारे भारत में सामान बनाइए। ओके, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2014। बेटा एक साथ तो नहीं हो पाएगा, जैसे आज मैं अपना एक पोर्शन करा दूंगी, फिर उसके बाद सर करा देंगे, फिर कल मॉर्निंग में फिर मैं आपको एप्टीट्यूड करा दूंगी। ठीक है बच्चों, मैं कल फिर मॉर्निंग में, तो आपको ताजा ताजा याद रहेगा, एकदम कोई स्ट्रेस ही नहीं रहेगा। सारा स्ट्रेस तो हमने ले लिया। देखो अब आपको एनवायरमेंट पूरा रिवीजन खत्म, ऐसे मैं आपको सुबह मॉर्निंग में लीगल एप्टीट्यूड खत्म, आपका स्ट्रेस खत्म पूरे तरीके से। और जो टेस्ट चलते रहेंगे ना, अभी रिवीजन करने के बाद, जब तक आपका सेकंड रिवीजन स्टार्ट होता है तब तक सारे मॉक टेस्ट करो। मॉक टेस्ट खत्म हो गए, जो ऐप पे टेस्ट है, टेस्ट खत्म हो गए, फिर रिवीजन करो। फिर अर्ली मॉर्निंग कल सुबह में फिर रिवीजन आपको कराऊंगी, ठीक है। फिर मॉर्निंग में रिवीजन कराऊंगी, मॉर्निंग में रिवीजन करके फिनिश, फिर उसके बाद टेस्ट करना, फिर उसके बाद रिवीजन। तो आपको घर पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस आप क्लास लेते रहो, टेस्ट देते रहो, क्लास लेते रहो, टेस्ट देते रहो, क्लास लेते रहो, टेस्ट देते रहो। ठीक है,
तो देखो बच्चों, अगर हम इसमें बात करें अब मेक इन इंडिया की, और करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है बच्चों। मेक इन इंडिया इज अ ब्रेक थ्रू पॉलिसी ऑफ न्यू इंडिया, नया भारत, न्यू इंडिया, नया भारत। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द सितंबर। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था जरा बताना? सितंबर में। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन सितंबर, सून आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट केम इन टू पावर। कब आया था? जैसे ही मोदी गवर्नमेंट किस में आ गई थी? पावर में। जैसे ही मोदी गवर्नमेंट किस में आ गई थी बच्चों? पावर में। द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। याद करो जल्दी से, क्या उद्देश्य था मेक इन इंडिया का? इंडिया को क्या बनाना? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी बताओ, फटाफट से बताइए बच्चों, फटाफट से बताइए बच्चों, इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं? इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं? जरा जल्दी से बता दो बच्चों, इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं? जरा बता दो जल्दी से, कम ऑन फास्ट रिप्लाई, जल्दी बताओ क्या बनाना चाहते हैं? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ये याद करना है पॉइंट। क्या बनाना चाहते हैं जरा बताना? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। क्या बनाना चाहते हैं जरा बताना? ग्लोबल, ग्लोबल क्या बनाना चाहते हैं मैम? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं मैम। मैम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मैम हब। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया का जो मेन काम है वो बनाना है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इट मीन्स, ये पॉइंट जरा ध्यान रखना सभी बच्चे, कि इंडिया जो चाहती है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो यही है कि किसी भी तरीके से हमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करना है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बच्चों, ठीक है? ओके मैम। मेक इन इंडिया फोकस ऑन 25 सेक्टर, ये भी कीवर्ड है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। कितने सेक्टर को फोकस करती है जरा बताना? कितने सेक्टर? कम ऑन, कितने सेक्टर फोकस किया जाता है? 25 सेक्टर्स, 25 सेक्टर्स। पहला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला पॉइंट बताइए जरा बच्चों जल्दी से, क्या ऑब्जेक्टिव है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। एंड क्या बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ये तो याद हो गया। कितने सेक्टर हैं? 25 सेक्टर्स। कितने सेक्टर्स हैं? 25 सेक्टर्स। ओके, कौन कौन से हैं जरा देखिए, अब मैं इसे याद कराती हूं आपको, लर्निंग टेक्निक से याद कराती हूं, लर्निंग टेक्निक से आपको याद कराती हूं, लर्निंग टेक्निक से आपको मैं याद कराती हूं, जरा सुनो। लर्निंग टेक्निक से मैं आपको याद कराती हूं, जरा सुनो बेटा, सुनो जरा प्यार से। वैसे इसमें पॉइंट देखो तो ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, आईटी, फार्मा, फार्मा एंड टेक्सटाइल्स, एविएशन, लेदर, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, वेलनेस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलनेस, इंफ्रा एंड just wait for a second. हाँ जी बच्चों, तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे? हेलो, देखिए जरा इधर, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल, आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, एविएशन, लेदर, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, वेलनेस, रेलवे, इंफ्रा। अब मैं आपको इसकी लर्निंग टेक्निक बताती हूँ। लर्निंग टेक्निक जरा समझिए, लर्निंग टेक्निक जरा समझिए। सबसे पहले हम लोग घूमने जाएंगे, देखो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक आपको।
सबसे पहला पॉइंट होगा हम घूमने जाएंगे। घूमने जाएंगे तो मतलब क्या? टूरिज्म। ठीक है, क्या बोला मैंने? टूरिज्म। ओके मैम, ठीक है। जब टूरिज्म जाएंगे तो साथ में हमें क्या चाहिए? लेदर के शूज, उसी के साथ जैकेट्स, कुछ दवाइयां, यस और नो, और साथ में आईटी का सहारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा, आईटी का सहारा भाई और बहनों। ओके, अच्छा आप किससे जाना चाहोगे? मैम हम जाना चाहेंगे, मैम हम जा सकते हैं मैम रेल से, मैम रेल के साथ साथ मैम हम जा सकते हैं ऑटोमोबाइल से। अरे जरा ध्यान रखना, जब घूमने जाते हैं ना तो जरा फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, वेलनेस। ओके, नहीं तो हो जाती है बड़ी सारी दिक्कतें, और फिर आपको सेवन करना पड़ता है दवाइयों का, केमिकल्स का। ओह माय गॉड। इसीलिए अगर आप सब कुछ सही हो तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट याद कर सकते हो लर्निंग टेक्निक से। आप जल्दी से रिप्लाई करके बताइए बच्चों, इनमें से कौन सा सेक्टर है जो इस लिस्ट में नहीं आता? मेक इन इंडिया फोकस ऑन 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिमिट? कौन सा पॉइंट यहां पे कवर नहीं है? वैसे और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमारे आते हैं। ये किसने लॉन्च किया था? किसने किया था? इट इज टू बी लॉन्च बाय नॉट ट्रू, मतलब जो फॉल्स है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें से वो पॉइंट है जो ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। मेक इन इंडिया प्रोग्राम, इट इज टू एनकरेज कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। GDP वाला पॉइंट। Now come to the next scheme, that is the Stand Up India. Stand Up India की अगर हम बात करें बच्चों, Stand Up India का काम, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? Stand Up India का मेन काम क्या है? Stand Up India का स्टैंड अप मतलब स्टैंड हो जाइए। Stand Up India scheme aims promoting entrepreneurship among women, scheduled caste and scheduled tribes. It means बताइए जल्दी जल्दी किस पे फोकस किया जाता है? यहाँ पे फोकस किया जाता है शेड्यूल कास्ट पे, शेड्यूल ट्राइब्स पे। किसे फोकस किया जाता है जरा बताना बच्चों? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। किसे फोकस किया जाता है जरा बताना? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। एक तो शेड्यूल कास्ट पे और दूसरा शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पे फोकस किया जाता है। आगे देखिए जरा, आगे समझते हैं। स्टैंड अप इंडिया की स्कीम के तहत क्या फैसिलिटी मिलती है? स्टैंड अप इंडिया जो है उसमें फैसिलिटी क्या है? बैंक लोन मिलता है बिटवीन, बैंक लोन मिलता है जिसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक। किसको? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को। वन वुमेन बोरोवर पर बैंक पर ब्रांच। आगे देखिए, एलिजिबिलिटी किसकी है बच्चों? जरा चेक करना, एलिजिबिलिटी किसकी है? SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी किसकी है? अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से ऊपर। लोन अंडर स्कीम अवेलेबल
ओनली फॉर कैसे प्रोजेक्ट्स, जल्दी रिप्लाई करके बताइए कैसे प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, कैसे प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, कम ऑन रिप्लाई फास्ट, जल्दी बताना फटाफट से, कैसे प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, कैसे प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, कम ऑन। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, वेरी गुड, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, वेरी गुड। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको भी आप जरा ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे भी जरूर से जरूर ध्यान रखना, जरूर से जरूर ध्यान रखना, इसे जरूर ध्यान रखना बच्चों। एंड इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल आगे क्या कहता है कि अगर कोई नॉन इंडिविजुअल है, अगर कोई नॉन इंडिविजुअल है तो ऐसी स्थिति में, अगर नॉन इंडिविजुअल है ना, नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज 51%, नॉन इंडिविजुअल के केस में 51% of the shareholding and controlling stake should be held either by SC, ST और women entrepreneur। उसी के साथ साथ borrower should not be in default, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अगर आपको इसकी फैसिलिटी चाहिए तो आप क्या नहीं होने चाहिए, जल्दी बताओ, आप अगर आपको ये फैसिलिटी चाहिए तो आप क्या नहीं होने चाहिए, कम ऑन रिप्लाई फास्ट, कम ऑन रिप्लाई फास्ट, जल्दी बताओ फटाफट से, क्या नहीं होने चाहिए। डिफॉल्टर, वेरी गुड, ये याद करने वाली बात है, क्या नहीं होने चाहिए, जल्दी जल्दी बताना मुझे फटाफट से, क्या नहीं होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, सिंपल सी बात, आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। तो इसमें दो पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो अगर नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, शेयर होल्डिंग कंट्रोलिंग 51% स्टेक होना चाहिए, मतलब अगर कोई एंटरप्राइजेस है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कितना स्टॉक चाहिए जरा बताना। अगर कोई एंटरप्राइजेस है तो उसमें आपका SC ST का कितना या वुमेन का कितना स्टेक होना चाहिए, एक बार ये भी रिप्लाई कर दो, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक बार ये भी रिप्लाई करके बता दो, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भी आप जल्दी से बता दीजिए, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। %51, वेरी गुड, 3 पॉइंट यहां पे बहुत ज्यादा। अच्छा, वुमेन के लिए अबोव SC ST और वुमेन एज कितने से ज्यादा होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, एज कितने से ज्यादा होनी चाहिए, एज, एज बताओ जल्दी से, एज किससे ज्यादा होनी चाहिए। वेरी गुड, मेरे साथ साथ रिप्लाई करोगे तभी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छे रिप्लाई, बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छे रिप्लाई। वेरी गुड। उसी के साथ अगर लोन डिटेल्स की हम बात करें, अगर लोन डिटेल्स की हम बात करें, लोन डिटेल्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो इन्होंने कहा नेचर ऑफ लोन कंपोजिट लोन इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन वर्किंग कैपिटल बिटवीन 10 लाख टू 100 लाख रुपीज। पर्पज ऑफ लोन क्या होना चाहिए, एक बार ये भी जल्दी से रिप्लाई करो, क्या सेटअप करना, क्या सेटअप करना, कम ऑन रिप्लाई फास्ट, क्या सेटअप करना, क्या सेटअप करना, न्यू एंटरप्राइजेस, क्या सेटअप करना,
सेटअप करना आपका न्यू एंटरप्राइजेस सेटअप करना, न्यू एंटरप्राइज को सेटअप करना। आगे देखिए साइज ऑफ लोन, देन सिक्योरिटी की बात भी करी इन्होंने, सिक्योरिटी रखनी है। रीपेमेंट, ये पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है, रीपे कितने दिन में करना है, मॉरेटोरियम पीरियड कितना रहेगा। मॉरेटोरियम पीरियड जहां आपको कुछ नहीं देना, मॉरेटोरियम पीरियड होता है कूलिंग पीरियड। तो बताइए रीपेमेंट कितने साल के अंदर करना है, जल्दी जल्दी, रीपेमेंट कितने साल में करना है, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। रीपेमेंट कितने साल में करना है, रीपेमेंट कितने साल में करना है, जल्दी बताओ फटाफट से। रीपेमेंट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जवाब, 7 साल। मोरेट कुछ भी नहीं देना 18 महीने तक। ओके मैम, ओके। इसी के साथ साथ आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, आगे एक और स्कीम आएगी स्टार्टअप इंडिया। आगे एक और स्कीम आपकी आएगी, दैट इज द स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इसका ऑब्जेक्टिव था वेल्थ क्रिएशन करना, इसका ऑब्जेक्टिव था वेल्थ को क्रिएट करना। द गोल ऑफ स्टार्टअप इंडिया इज डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कुछ नया करना। स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फाइनेंस सपोर्ट, गवर्नमेंट टेंडर, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। और इसको लॉन्च किया गया था कौन सी तारीख को, किसने लॉन्च किया था भाई और बहनों, भाई और बहनों किसने लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था, जल्दी बताइए, फटाफट से जवाब दो, किसने लॉन्च किया था। मोदी जी, मोदी जी। अभी बच्चे, कुछ बच्चे कम रिप्लाई करते हैं, कुछ बच्चे कम रिप्लाई करते हैं। एक्चुअली मोदी जी जैसे ही आए थे उन्होंने धड़ाधड़ फटाफट बहुत सारी स्कीम लॉन्च करी थी। क्या पूछ रहे हैं, एक मिनट। व्हेन डिड, देवेश क्या पूछा, व्हेन डिड स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च। ये भी 2016 में ही लॉन्च हुई थी, 5 अप्रैल, 5 अप्रैल 2016 बच्चों, 5 अप्रैल 2016, ठीक है। अब देखिए इसमें, इस स्कीम के तहत, स्टार्टअप इंडिया की स्कीम के तहत, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत आपको जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कॉस्ट लगती है उसमें 80% तक की छूट दी गई थी, 80% तक, मतलब आपको 80% नहीं पे करना। अच्छा एक बात और समझिए, यहां इनोवेशन की बात हो रही है और इनोवेशन का मतलब होता है टू डू समथिंग न्यू। अगर हम इनोवेशन की बात करें तो इनोवेशन का मतलब होता है टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करना। अब मान के चलिए किसी ने कोई इन्वेंशन किया तो उसे इन्वेंशन की तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए, बेसिकली प्रोटेक्शन लेने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए करते क्या है, प्रोटेक्शन के लिए करते क्या है बच्चों, उसके लिए वो पेटेंट लेते हैं, पेटेंट लेते हैं अथॉरिटी के पास, तो अथॉरिटी से पेटेंट कराते हैं। और वो जो पेटेंट होता है उसके कॉस्ट होती है, कॉस्ट लगती है, ताकि आपका कोई भी नया इनोवेशन कोई यूज ना कर सके, आपके इनोवेशन को कोई यूज ना कर सके, उसकी कॉस्ट आती है, उसकी कॉस्ट लगती है, ठीक है, उसकी कॉस्ट लगती है, उसकी कॉस्ट लगती है, ठीक है। अब उसकी जो कॉस्ट आती है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उसकी जो कॉस्ट बेसिकली आती है, तो इसमें मुद्दा ये उठता है कि मैम ये जो कॉस्ट आएगी तो इसमें छूट दी जाएगी 80% तक। ओके, द गवर्नमेंट एग्जाम देयर 3 ईयर इनकम टैक्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ईयर, 3 साल तक गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती तो बेनिफिट्स देती है। अब इसमें अगर आपको आने तो कौन कौन होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म, LLP है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक थी बच्चों हमारी स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, इसमें भी बहुत सारी कंपनीज को अपने साथ मिला के स्किल पे फोकस किया गया था और ये आई थी जुलाई 31, 2008 को। अब इसमें अलग अलग प्रोग्राम चले थे, जैसे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र वोकेशनल ट्रेनिंग नीड्स टू बी मेड एस्पिरेशन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू स्किल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, इनटू द स्किल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, स्किल के लिए। और यहाँ पे 75% तक कॉस्ट जो है वो फाइनेंस की जाती थी। फिर इसमें कुछ पॉलिसीज भी आई,
देन इसमें आया पीडीओटी, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लो, और वैसे भी पीडीओटी, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, याद कर लीजिए इसे जल्दी से, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। क्या बोला मैंने, जरा बताना, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओके बच्चों, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, पीडीओटी जिसे बोलते हैं, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओके, अच्छा इसमें क्या होता था, अब सुनिए जरा ध्यान से, जैसे किसी को बाहर काम करने जाना है, दुबई में जाना है, किसी भी गल्फ कंट्री में जाना है, तो जो डिपार्चर होने वाले एम्प्लॉयज होते थे उनको इंडिया में एक ट्रेनिंग दी जाती थी, वहां का कल्चर कैसा है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, वहां की लैंग्वेज कैसी है, कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया जाता था, तो उसे बोलते हैं प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। डिपार्चर होने से पहले आपकी ट्रेनिंग चल रही है। पीडीओटी प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। MSDE is conducting the PDOT program. A shorter variant of PDOT program is 1 day to all migrant workers who are likely to depart soon, registering training through registered recruitment agent, है ना, through registered recruitment agent। अब देखिए, अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो एक था टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग। क्या था बच्चों, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग। अब इसका जरा पॉइंट समझो, जैसे जापान टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, अगर जापान कंट्री की बात करें तो जापान कंट्री जो है वो टेक्नोलॉजिकली वाइज बहुत साउंड है, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जापान के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, उनसे कहा जी देखो बात ऐसी है, उनसे कहा जी देखो बात ऐसी है बेसिकली कि हम यहाँ से अपने यहाँ से कुछ सिलेक्टेड बंदे आपके यहाँ भेजेंगे, आप उनको ट्रेनिंग करा देना, आप उनको क्या करा देना, आप उनको ट्रेनिंग करा देना, ठीक है। और आप उनको जब ट्रेनिंग करा दोगे, आप उनको जब ट्रेनिंग करा दोगे तो फिर उसके बाद वापस भेज देना, तो वहां से वो बहुत कुछ सीख के आ जाएंगे, वहां से वो बहुत कुछ क्या करके आएंगे, सीख कर आ जाएंगे, ठीक है। बहुत कुछ सीखेंगे वहां पर, वो बहुत कुछ सीख लेंगे और वो इंडिया वापस आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए हर किसी को नहीं भेजा जाता था, ये नहीं कि हर किसी को भेज दिया, हर कोई भी आ सकता है। द प्रोग्राम प्रमोट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थ्रू द ट्रांसफर ऑफ स्किल टेक्नोलॉजी knowledge among the participating countries, thereby contributing towards the human resources development. It offers training to the workers for a specific period, like 3 to 5 years के लिए भेजा जाता था। कितने years के लिए, 3 to 5 years। अब the objective is to ensure that most competent youth is selected, मतलब हर किसी को नहीं भेज रहे, किसे सेलेक्ट कर रहे हैं, मोस्ट कॉम्पिटेंट यूथ, most competent youth is selected and sent to Japan to participate in TITP. Participate in TITP. Now, investment in physical infrastructure. Investment in physical infrastructure. The rising demand for infra facilities, rapid growth in urbanization, sustained investment. इंफ्रा में जो डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाया जा रहा था, स्मार्ट सिटीज बनाने को लेके इंफ्रा में बेसिकली, एंड नीड क्या है हमारे देश के आज की डेट में, नीड क्या है बेसिकली वो भी समझ लीजिए। प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन और मोर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। बस अब इसमें लास्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि दिक्कत क्या है, ग्रोथ की दिक्कत क्या है। तो ग्रोथ की दिक्कत है, एक तो इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट नहीं है, दूसरी लैक ऑफ मनी, टू मच नॉइस और स्मॉल नेटवर्क और ग्रोइंग टू मच सून। जल्दी से जल्दी सब बड़ा होना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सब बड़ा होना चाहते हैं, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। जल्दी से जल्दी सब क्या होना चाहते हैं बच्चों, बड़ा होना चाहते हैं। एक बार अब मैं आपको बता देती हूँ, जरा सुनिए कि जो मैंने आपको भी कीवर्ड्स कराए बस वही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वही आ जाएंगे, आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे बताओ जल्दी से, कितने चैप्टर हमारे हो चुके हैं, हाँ जी बच्चों, कितने चैप्टर अभी हमारे हो चुके हैं, बच्चों जल्दी बताओ कितने चैप्टर अभी हमारे हो चुके हैं।
वेरी गुड। और टोटल कितने चैप्टर हैं इसमें? वेरी गुड। अब हम तीसरे चैप्टर की ओर चल रहे हैं। अब हम थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और थर्ड चैप्टर हमारा है बिजनेस एनवायरनमेंट। थर्ड चैप्टर जो हमारा है वो क्या है बच्चों? बिजनेस एनवायरनमेंट। थर्ड चैप्टर की ओर चलते हैं, और जो हमारा थर्ड चैप्टर है बेसिकली वो है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। आप ये बताइए क्या थोड़ा बहुत कुछ मोटिवेशन आया आपको? जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत मोटिवेशन आ रहा है पढ़ने से, रिवीजन करने से कुछ मोटिवेशन आ रहा है? जितना आपने रिवाइज कर लिया उससे कुछ फायदा फील हो रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है? हाँ जी बच्चों, कुछ अच्छा लग रहा है? कुछ नहीं है बच्चों, बस अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज हो जाए सब कुछ, फिर तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है। फिर तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए सब कुछ, फिर तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है ना? और 100% आप पास हो जाओगे, ज्यादा स्ट्रेस लेना भी मत। अब हम नेक्स्ट नोटिंग की ओर चल रहे हैं, और वो है हमारा ओवरव्यू ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओवरव्यू ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तीनों नोटिंग ही मैं आपको शेयर कर दूंगी बच्चों आपके ग्रुप में, और जो बच्चे यूट्यूब से देखेंगे वीडियो को वो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड। नहीं नहीं नहीं, उसका कोई स्ट्रेस मत लो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की ओर बात करते हैं, और बस फिर आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट कितने शब्दों से मिलके बना है? बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट, दो शब्दों से मिलके बना है बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट। अच्छा, दोनों क्या है? मेरे साथ साथ रिप्लाई करते जाओ, दोनों क्या है? दोनों क्या है? कम ऑन जल्दी बताइए, दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। इंटर रिलेटेड है और साथ में क्या है? इंटर डिपेंडेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? बिजनेस एनवायरनमेंट को। किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट को। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? ऑलवेज चेंजिंग, और साथ में क्या है? अनसर्टेन, जो कि कंपनी के कंट्रोल से क्या है? बाहर है। क्या क्या चीजें आती है इसमें? बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री ट्रेंड। और बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स इंक्लूड्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑल फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म विच लेड टू अपॉर्चुनिटी, और क्या लेके आते हैं? क्रिएट। और क्या लेके आते हैं बच्चों? क्रिएट। एक बार जल्दी से आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा तो आप अपने मॉक टेस्ट वगैरह कुछ और प्रिपेयर कर सकते हैं। बस थोड़ी सी देर और आपका ये कंप्लीट। क्या क्या फैक्टर्स आते हैं मैंने आपको याद कराया था। क्रक्स, जल्दी क्रक्स पे आ जाइए। क्रक्स क्या था? पेस्टल। क्रक्स क्या था जरा बताना? पेस्टल। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, यही 4 पॉइंट थे। जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या बताया था मैंने? पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, जो कि कंट्रोल में नहीं होते हैं। ये तो सब हम कर ही लिए थे। एंड उसी के साथ साथ ये देखिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, ठीक है ना? आगे देखिए, इसमें हमने सारे पॉइंट्स कवर किए थे। नाउ अगर हम बात करें सोशल फैक्टर्स, आप जानते ही हो
इसमें कुछ खास है नहीं, ये आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से आता है, जस्ट पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि आप बच्चे जानते हो कि इस समय आपका एग्जाम का बिल्कुल टाइम आने वाला है, जस्ट रीड है। आगे देखिए, अब हमारे देश के अंदर एक नई चीज आई थी, दैट इज द क्या, वर्ल्ड बैंक। क्या आया था हमारे देश के अंदर एक नया चेंज, वो था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब डूइंग बिजनेस इन अ इजी फॉर्म, डूइंग बिजनेस इन अ इजी फॉर्म, बहुत इजी फॉर्म में आप बिजनेस कर सकते हो। ओके मैम, डूइंग बिजनेस, और इसके लिए हमारे देश के अंदर रैंक डिस्टेंस टू फ्रंटियर रैंक बनती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत क्या बनाई जाती है बच्चों, रैंक, रैंक प्रिपेयर की जाती है, जिससे हमारा स्कोर बनता है, जिससे हमारा क्या बनता है, स्कोर। क्योंकि वेटेज बहुत ही कम है, वेटेज बहुत ही कम है पूरे के पूरे, अगर एनवायरमेंट की बात करें, ज्यादा टाइम हम इस पे लगाएंगे तो हम वेटेज गुम कर देंगे, तो वेटेज बहुत ही कम है, उसी के अकॉर्डिंग हम चीजें, मेन चीजें यहाँ पे करते जा रहे हैं। तो टोटल कितने इंडिकेटर्स होते हैं रैंक को इंप्रूव करने के लिए, जो बिल्कुल एग्जाम में पॉइंट आ सकता है एमसीक्यू बेस्ड, वही उसी पे मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि डिटेल में तो हम डिटेल क्लास लेते हैं, ये हमारा वो टाइम है जब हम एक ही क्लास से पास होना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे रैंक इन 6 आउट ऑफ टोटल कितने इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर बताओ जल्दी लिख के स्क्रीन पे मुझे, टोटल इंडिकेटर्स कितने होते हैं, टोटल इंडिकेटर्स कितने होते हैं, 10 इंडिकेटर्स, टोटल इंडिकेटर्स 10 इंडिकेटर्स। ओके और जो फ्रंटियर स्कोर होता है ना, वो जितना ज्यादा अच्छा होगा, जितना अपसाइड होगा उतना ज्यादा अच्छा है। जैसे मार्क्स होते हैं ना, 100 में से इतने मार्क्स है, तो जितना अपसाइड हम जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और ये जो नीचे वाले पॉइंट्स है ना बच्चों, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आप इन्हें याद करो, क्योंकि ये आपसे याद होंगे नहीं, तो अननेसेसरी आपको परेशान करने वाली बात है, अननेसेसरी आपको इरिटेट करने वाली बात है। ये कंप्लायंसेस वाले पॉइंट्स में आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप ये पॉइंट्स याद करो, क्योंकि ये याद नहीं होते हैं, रीड करके छोड़ सकते हो। चलिए जी, चलिए जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि मैं आपको बता रही थी, ईज ऑफ डूइंग करंट आज की डेट की पूछ रहे हो, अभी की, अभी हमारी जो कंट्री है लगभग 63rd पोजीशन के आसपास है, 63rd पोजीशन। अब देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड कोऑर्डिनेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन में इन्होंने काम किया। वर्ल्ड बैंक में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, नंबर 1 स्टार्टिंग अ बिजनेस, मिनिमम कैपिटल खत्म कर दी। मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे देश के अंदर 2013 एक्ट आया था तो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, जब हमारे देश के अंदर 2013 एक्ट आया था तो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन 2015 में अमेंडमेंट हुआ, 2015 अमेंडमेंट एक्ट, और वो हटा दिया। फिर उसी के साथ मिनिमम कैपिटल, फिर उसके बाद हमारे देश के अंदर एक फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ स्पाइस, जो कि एक फास्ट ट्रैक मैनर था कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, क्योंकि जितनी जल्दी कंपनी बन जाती है उतनी अच्छी रैंक हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते थे, और उसके अंदर डिफरेंट तरीके के फॉर्म्स जो हैं वो आपको जगह जगह फाइल करने की जरूरत नहीं, एक ही जगह आप कर सकते हो, जैसे नेम, रिजर्वेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, डिन नंबर, पेन नंबर, 10 नंबर। और आज की डेट में तो और भी नई चीज आ गई है, एजाइल प्लस प्रो, जिसमें पीएफ वगैरह के लिए भी आपको अलग से, ईएसआईसी के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, सिंपल एक ही फॉर्म से। आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो स्पाइस है ये कैसा फॉर्म बोला जाता है, तो ये हम कह सकते हैं सिंप्लीफाइड परफॉर्मर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, लेकिन आज की डेट में स्पाइस एजाइल प्रो के नाम से फॉर्म आ गया है, स्पाइस एजाइल प्रो। तो यहाँ पे अब अगर हम इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो इसकी फीस कितनी कर दी है, 0, 15 लाख की कैपिटल तक, एंड सीओआई के अंदर सारी चीजें मेंशन होती है। आपको मैंने आगे भी बताया था कि सिंगल फॉर्म से आप क्या कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी लेना बहुत आसान हो गया, टैक्सेस वगैरह पे करना, तो इसमें जो है फैक्ट्स आपको याद नहीं करने, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है
आपको मैंने आपको बताया था इंसॉल्वेंसी में भी काफी कुछ, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी में भी काफी अच्छा काम हुआ है। आईबीबीआई जो एक्ट आया वो इसी वजह से आया है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका काम ही है इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करना। तो उसके आने की वजह से भी हमारी रैंक इंप्रूव हुई है। बहुत डिटेल में हम क्लास में डिस्कस करते हैं। और आप जानते हो कि आज की डेट में जो हमारे यहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हैं वो स्पीडली क्या किए जाते हैं, फिनिश किए जाते हैं। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस बना दी गई, जैसे मैंने आपको बताया टाइम बाउंड प्रोसेस है आईबीसी के तहत कि आपको खत्म करना ही करना है। इसमें कुछ की पॉइंट्स है, जैसे पेस्टल इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंपॉर्टेंट है, स्पाइस का फॉर्म आ सकता है, क्योंकि सारा इससे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब हमारा इसी के साथ साथ हमने तीनों चैप्टर बहुत डिटेल में भी कह सकते हैं और फास्ट ट्रैक मैनर में भी कह सकते हैं बच्चों हमने कर लिए कंप्लीट तीनों चैप्टर में। ये अगर आप नोटिंग की बात कर रहे हो, क्रक्स वन लाइनर की बात कर रहे हो, तो जो बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं उनको आपके जो ऐप के थ्रू जो लिंक जाता है उसमें आपको वहीं पर मिल जाएंगे तीनों चैप्टर। और अगर कोई यूट्यूब से देखेगा तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ बच्चों आपके तीनों के तीनों चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट। कैसा लगा आपको रिवीजन, जल्दी बताइए फटाफट से। क्या आपको रिवीजन करने में अच्छा लगा, या क्या आपको सारी पॉइंट्स रिवाइंड हो गए? क्या अब आप एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट हो? जरा रिस्पॉन्स करके बताएं कैसा फील हो रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है, क्या मोटिवेशन आ रहा है, अब मन कर रहा है एग्जाम देने का? क्या अगर आपको इसी तरीके से रिवाइज कराया जाए तो आप एक दिन पढ़ के भी CSEET को कर सकते हो क्रैक, CSEET को कर सकते हो क्रैक। ओके बच्चों, CSEET को क्या कर सकते हो बच्चों, पूरे के पूरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। सो बच्चों फिर मिलते हैं एक नए रिवीजन के साथ, और अगला रिवीजन हमारा होगा लीगल एप्टीट्यूड। तो ना भूलें रिवीजन जरूर करें। सारी चीजें रिवाइज हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अब बच्चों अब अगली बातें समझते हैं जरा।